So this React 19 workshop is of 2 days and is divided into two parts. पहले पार्ट में हम सस्पेंस के बारे में जानेंगे. सस्पेंस की वजह से React 19 की जो रिलीज़ है वो फ्यू मंथ्स डिले हो गई थी. हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या चेंजेस की वजह से डिले हुई थी और एग्जिस्टिंग जो APIs हैं हमारे पास, बेसिकली रिएक्ट ने जो कुछ एग्जिस्टिंग हुक्स को यूज़ करने का तरीका है उनको थोड़ा सा बदला है और कुछ माइनर से अपडेट्स किए हैं. तो वो चीज़ें हम पार्ट 1 में एक्सप्लोर करेंगे और कल जो नए फीचर्स रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस किए हैं हम उनको एक्सप्लोर करेंगे. और आई विल शेयर यू अ गिटहब अपडेट लिंक ऑफ रिएक्ट 19 जहाँ पे उन्होंने कुछ और छोटे छोटे फीचर ऐड किए हैं जो यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं. एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप वी विल डिस्कस दीज 3 क्वेश्चंस कि क्या तुम्हें रिएक्ट 19 अभी से यूज़ करनी चाहिए, क्या तुम्हें अपग्रेड करने चाहिए एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, और इंडस्ट्रीज़ कितनी जल्दी रिएक्ट 19 को अडॉप्ट करेंगी. तो ये हमारे 2 दिन का पूरा एजेंडा है. विद दैट सेड, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सस्पेंस ड्रामा क्या है. ओके, सो अगर तुम रिएक्ट 19 का ऑफिशियल रिलीज पेज देखोगे तो तुम्हें यहाँ एक नोट देखने को मिलेगा. React 19 is stable. Additions since this post was originally shared with React 19 RC in April. Basically React का जो रिलीज कैंडिडेट वर्जन था नियर टू पब्लिक रिलीज वो अप्रैल में शेयर हुआ था, बट इन्होंने स्टेबल वर्जन दिसंबर में निकाला. इतने महीने का जो गैप था वो इस वजह से था कि रिएक्ट टीम ने सस्पेंस कंपोनेंट को एक अपग्रेड दिया था. उस अपग्रेड की वजह से जो टेन स्टैक लाइब्रेरी थी उसमें कुछ इश्यूज आ गए थे, बिकॉज टेन स्टैक की टीम ने कुछ एक्सपेरिमेंटल फीचर यूज़ किए थे जो नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं थे. और रिएक्ट ने साफ साफ अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा था कि डोंट यूज़ दिस एक्सपेरिमेंटल फीचर. और ये एक्सपेरिमेंटल फीचर क्या है ये हम कल एक्सप्लोर करेंगे जब हम न्यू फीचर्स पढ़ेंगे. आज हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि सस्पेंस रिएक्ट 18 में कैसे काम करता था, 19 का जो आरसी वर्जन था उसमें कैसे काम करता था जिस वजह से इश्यूज आए थे. सो इसके लिए मैंने सिंपली एक छोटा सा सेटअप प्रिपेयर करके रखा है. मेरे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं ABCDE. कंपोनेंट ए में मैंने सिंपली वाइल लूप का यूज़ करके कुछ डिले ऐड किया है सो दैट ये कंपोनेंट थोड़ा टाइम ले रेंडर होने में. और कंपोनेंट ई में भी मैंने थोड़ा डिले ऐड किया है. जो बी सी और डी हैं इनमें सिंपली लॉग्स एडेड हैं, दैट्स इट. इनको जो ऐड करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है. ए और ई को मैंने डायरेक्टली ऐड किया है, सी डी और बी को मैंने लेजी लोड किया है एक सस्पेंस कंपोनेंट के अंदर सो दैट हम सस्पेंस का बिहेवियर देख सकें. सो लेट्स सी कि रिएक्ट 18 में सस्पेंस किस तरह से बिहेव करता था. आई हैव फ्यू थिंग्स जो मैंने नोट किया है. ये है सिनेरियो 1. ओके, सो लेट्स सी कि रिएक्ट 18 में ये कैसे काम करता है. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है सस्पेंस के अंदर. कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी. ए और बी सस्पेंड हो रहे हैं बट सी सस्पेंड नहीं हो रहा. तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही कंपोनेंट ए की फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी कंपोनेंट सी रेंडर होगा. और फिर जैसे ही कंपोनेंट बी की सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी दोबारा से सी रेंडर होगा. सो यहाँ पर जितनी बार कोई भी कंपोनेंट फुल्ली रेंडर होगा या फुल्ली डाउनलोड होगा, जो पहले से कंपोनेंट रेंडर हो चुके हैं वो दोबारा से रेंडर होंगे. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जो कोड स्ट्रक्चर हमने सेटअप किया है यहाँ पे BCD, ये मैंने लेज़ी लोड किए हैं. ई और ए मैंने लेज़ी लोड नहीं किया है. ओके, बट लेट्स सी दी कंसोल लॉग्स कि मुझे कंसोल कैसे देखने को मिलते हैं. लेट्स गो टू कंसोल, लेट्स क्लियर एवरीथिंग. जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा मेरे ये कंपोनेंट्स शो हो जाएंगे बिकॉज मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल है जिसको बस मैं बटन के क्लिक पे टॉगल कर रहा हूँ. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स क्लिक ऑन दिस टॉगल कंपोनेंट बटन. सी, कंपोनेंट ई और ए मेरे पास 2 बार री रेंडर होते हुए दिख रहे हैं. ओके, सो अब इमेजिन करो कि यहाँ पे मेरे पास 3-4 कंपोनेंट्स और होते और हर कंपोनेंट थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंट टाइम ले रहा होता
हर सस्पेंडेड कंपोनेंट के लोड में मेरे पूरे कंपोनेंट्री दोबारा से री रेंडर होती। ओके, सो ये एक 18 में इशू था जिसको 19 ने सॉल्व करने की कोशिश की, और जिस वजह से इशू आया। रिएक्ट 19 ने क्या किया, उनने बोला कि भाई हम सारे कंपोनेंट को एक बार में लोड नहीं करेंगे। रिएक्ट 18 क्या करता है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबको पैरेलली डाउनलोड में लगा देता है। सो अभी अगर मैं तुमको नेटवर्क पैनल दिखाऊं, लेट मी रीलोड इट, लेट मी क्लियर एवरीथिंग, और मैं यहाँ पे थ्रॉटलिंग ऑन कर देता हूँ, नेट की स्पीड कम कर देता हूँ। लेट मी क्लिक ऑन दिस टॉगल कंपोनेंट। यहाँ पे तुम इस वाटरफॉल को देखो, ये जो स्टार्टिंग एज है, दिस डिनोट्स की एपीआई कॉल कब स्टार्ट हुई। बी, सी और डी तीनों कंपोनेंट एक ही टाइम पे डाउनलोड होना स्टार्ट हुए हैं, और जैसे ही किसी का भी डाउनलोड कंप्लीट होता है, जितने भी कंपोनेंट पहले से रेंडर हो चुके होते हैं वो दोबारा से री रेंडर होते हैं। जो हमने यहाँ कंसोल में देखा कि ई और ए ये हर डाउनलोड कंप्लीट होने पे री रेंडर होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। रिएक्ट 19 ने ये दो चेंजेस किए। ओके, नाउ लेट्स सी रिएक्ट 19 का जो आरसी वर्जन था उसमें क्या चेंजेस आए। यहाँ पे 19 का जो कैनरी वर्जन था जिसमें ये इशू था वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। लेट मी रन npm run dev, okay, and let me again turn the throttling on. Let's clear everything, let's click on toggle components. अब तुम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे। सी, रिएक्ट 19 कैनरी वर्जन में जो फाइल्स की डाउनलोडिंग थी वो एक साथ नहीं स्टार्ट होती हैं। जब पहले सस्पेंडेड कंपोनेंट का डाउनलोड ख़त्म हो गया, फिर दूसरे का स्टार्ट होगा। ओके, और फिर तीसरे का स्टार्ट होगा। जब सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी तब एक फाइनल री रेंडरिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे रिएक्ट की जो टीम है उन्होंने इशू सॉल्व करने की कोशिश की थी। ओके, अब किसी ने एक्सपेरिमेंटल फीचर यूज़ कर लिया जिसकी वजह से इशू आया, और वो क्लाइंट बड़ा था जिसके यूज़र्स बहुत सारे थे, तो फिर स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ा कि लेट्स होल्ड द रिलीज़। हमने रिएक्ट 18 में देखा कि क्या बिहेवियर था। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, सारी फाइल्स की डाउनलोडिंग एक साथ स्टार्ट हो जाती है, यस दैट्स अ गुड थिंग, बट जैसे ही एक सस्पेंडेड फाइल की डाउनलोडिंग ख़त्म होती है, वो सारे जो भी प्रीवियसली रेंडर्ड कंपोनेंट थे उनको डिस्कार्ड करता है और फिर वापस से उनको री रेंडर करता है। और ये हर बार होता है जितनी बार प्रॉमिस रिजॉल्व होता है। इसका मतलब है जितनी बार एक सस्पेंडेड कंपोनेंट की लोडिंग ख़त्म होती है उतनी बार प्रीवियसली रेंडर्ड कंपोनेंट फिर से री रेंडर होते हैं। ओके, इस प्रॉब्लम को रिएक्ट 19 ने फिक्स करने की कोशिश की। कैसे फिक्स करने की कोशिश की? वाटरफॉल मॉडल इंट्रोड्यूस करके। ओके, वन एट अ टाइम। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अगर ए कंपोनेंट को एपीआई कॉल लगा रहा है, बी कंपोनेंट एपीआई कॉल लगा रहा है, सी कंपोनेंट एपीआई कॉल लगा रहा है, तो वहाँ पे डिले आ जाएगा। कैसा डिले? अगर ए ने 2 सेकंड लिए, बी हैज़ टू वेट फॉर 2 सेकंड्स। अगर बी ने 1 सेकंड लिया, सी को वेट करना पड़ेगा 3 सेकंड, और सी ने मान लेते हैं 1 सेकंड लिया। तो इस पूरी ट्री को लोड करने का जो टाइम 19 में है वो होगा 2 + 1 + 1 4 सेकेंड, बट रिएक्ट 18 में इट विल बी 2 सेकेंड, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें पैरेलली स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, सो ये इशू था, और अगेन 19 ने एग्जीक्यूट किया सीरियल ऑर्डर में। और एक और सिनेरियो था जो रिएक्ट 19 की टीम ने फिक्स किया, जो कि अभी हमको रिएक्ट 19 में देखने को मिलेगा। बेसिकली सी, कंसिडर दिस थिंग, जो हमारा स्ट्रक्चर है अभी यहाँ पर, कंपोनेंट बी, सी, डी, ई एंड ए। अब रिएक्ट 19 का जो बिहेवियर है ये फॉल बैक लोडिंग शो करने का, वो ये है कि रिएक्ट 18 में जो सस्पेंस कंपोनेंट है
वो सारे कंपोनेंट को चेक करता है कि क्या ये सस्पेंडेड है या इनमें से कौन कौन सा कंपोनेंट सस्पेंडेड है। तो इसको तुम ऐसे समझो, अगर मैं ये जो तीन मेरे कंपोनेंट सस्पेंडेड है, सी डी और बी, इनको मैं एंड में मूव कर दूं, तो इस केस में क्या होगा, पहले कंपोनेंट ई चेक होगा, सस्पेंस ये चेक करेगा क्या ई सस्पेंडेड है, आंसर मिलेगा नो, कोई फॉल बैक नहीं शो होगा। क्या ए सस्पेंडेड है, आंसर मिलेगा नो, कोई फॉल बैक नहीं शो होगा। कंपोनेंट बी क्या सस्पेंडेड है, यस, देन इट माइट शो अ फॉल बैक। तो यहाँ पे ये जो दो कंपोनेंट थे, इनकी रेंडरिंग में जितना टाइम लगा, यूज़र हैव टू वेट। ओके, और कुछ कुछ केसेस में जो मैंने चेक किया था, उसमें ये सारे कंपोनेंट को चेक करता है कि क्या सारे में से कौन कौन से सस्पेंडेड है, फिर फॉल बैक यूआई शो करता है। बट रिएक्ट 19 में ऐसा नहीं होता, इमीडिएटली तुम्हें फॉल बैक यूआई देखने को मिल जाता है। और यही चीज़ रिएक्ट 19 ने अपने इस पोस्ट में यहाँ पे लिखी हुई है। अगर तुम इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, प्रीवियसली व्हेन अ कंपोनेंट सस्पेंडेड, द सस्पेंडेड सिबलिंग्स वर रेंडर्ड एंड देन फॉल बैक वॉज कमिटेड। इस लाइन का यही मतलब है, अगर तुम्हारे पास सस्पेंडेड कंपोनेंट्स हैं तो पहले जो सिबलिंग्स है वो रेंडर होंगे और फिर फॉल बैक यूआई शो होगा। बट 19 में ऐसा नहीं है, जब भी कंपोनेंट सस्पेंड होगा द फॉल बैक यूआई इज कमिटेड एंड देन सस्पेंडेड सिबलिंग्स आर रेंडर्ड। ओके, तो रिएक्ट 19 में तुम्हें फॉल बैक यूआई जल्दी देखने को मिलेगा, रिएक्ट 18 में थोड़ा टाइम लगेगा। सो दिस वॉज द होल सस्पेंस ड्रामा। नाउ लेट्स सी कि रिएक्ट टीम ने क्या क्या चेंजेस किए हैं एग्जिस्टिंग एपीआईज और चीज़ों को यूज़ करने के तरीके में। बट बिफोर दैट, अगर तुम रिएक्ट 19 यूज़ करना चाहते हो तो अगर तुम वाइट के साथ इंस्टॉल करोगे तो अभी वो रिएक्ट 18 ही इंस्टॉल करेगा। कल तक मैंने ट्राई किया था, अब आज का मुझे नहीं पता। तो अगर तुम लोग रिएक्ट 19 ट्राई आउट करना चाहते हो तो यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ रिएक्ट ऐप यूजिंग दिस npm create white latest, और फिर तुम्हें मैनुअली रिएक्ट 19 इंस्टॉल करना पड़ेगा यूजिंग दिस npm install react latest और react dom latest। ओके, और अगर तुम टाइप स्क्रिप्ट में हो, तुम्हें टाइप्स भी चाहिए, देन यू हैव टू रन दिस ऑप्शनल कमांड। मैंने गिटहब पे ऑलरेडी एक स्टार्टर ऐप सेट कर रखी है, आई विल शेयर दिस लिंक विथ यू गाइज सो दैट यू कैन प्ले अराउंड विद दिस। लेट्स सी कि जो पहला चेंज रिएक्ट टीम ने किया है वो क्या है। सो जो पहला चेंज उन्होंने किया है वो है यूजिंग रेफ एज अ प्रॉप। रिएक्ट 18 तक हम रेफ को प्रॉप में नहीं भेज सकते थे। लेट्स सी कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने रिएक्ट 18 की चीज़ें सेटअप कर रखी हैं जस्ट टू सी कि रिएक्ट 18 में क्या बिहेवियर था और रिएक्ट 19 में क्या बिहेवियर था। यू गाइज विल क्लियरली सी द डिफरेंस। मैंने हर जगह 18 18 लिख रखा है, यहाँ पर भी मैंने 18 लिख रखा है। ओके, सो सिंपली पे अटेंशन कि भाई कौन से वर्जन पे हम चीज़ें चला रहे हैं। तो ये है रिएक्ट 18 का वर्जन। यहाँ पे सिंपली मेरे पास एक कंपोनेंट है जिसमें मैंने एक रेफ बना रखा है और एक बटन है हैंडल फोकस जो सिंपली इस रेफ पे फोकस मार रही है। और ये जो रेफ है इसको मैंने एज अ प्रॉप पास कर रखा है किसी दूसरे कंपोनेंट में, सी एज अ प्रॉप पास किया है, सेम कंपोनेंट में नहीं यूज़ कर रहा हूँ, किसी दूसरे कंपोनेंट में एज अ प्रॉप पास कर रखा है और फिर प्रॉप से रिसीव करके यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे पास कोई एरर भी नहीं आ रही, आई कैन ईज़िली डू दिस इन रिएक्ट 18। अभी अगर मैं यहाँ इस फोकस इनपुट बटन पे क्लिक करूँगा, मेरा जो फोकस है वो इस टेक्स्ट फील्ड पे चला जाएगा। ओके, दिस टेक्स्ट फील्ड। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सी फोकस चला गया। नाउ ये चीज़ गलत है। गलत इस वजह से है क्योंकि सी यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ रेफ किसी और प्रॉप नेम के अंदर। यहाँ पे नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लाइक अगर कोई दूसरा डेवलपर आता है जो मेरी टीम को ज्वाइन करता है, उसको इस अप्रोच के बारे में पता नहीं होगा, माइट बी। क्यों? क्योंकि दिस इज़ नॉट द रिएक्ट वे ऑफ पासिंग रेफ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये सेम वही सिचुएशन है कि हमारे घर में जनरली बिस्किट का या आइसक्रीम का डब्बा होता है,
बट जब हम उसको खोलते हैं तो उसमें ना तो बिस्किट होती है और ना ही आइसक्रीम होती है, उसमें कोई और सामान होता है। तो दिस इज़ द सेम वे, रिएक्ट बोलता है कि भाई अगर तुमको किसी दूसरे कंपोनेंट में रेफ पास करना है तो ये सही तरीका नहीं है। अगर तुम यहाँ पे रिजर्व्ड कीवर्ड रेफ यूज़ करोगे तो तुमको एरर देखने को मिलेगी। सी, रेफ इज़ नॉट अ प्रॉप, तुम एक रिजर्व्ड कीवर्ड को यूज़ कर रहे हो। रिएक्ट रिकमेंड करता है अगर तुम एक रेफ को एज अ प्रॉप पास करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो यू हैव टू यूज़ फॉरवर्ड रेफ, जो रेफ को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजने का एक सही तरीका है। सो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, इनपुट विथ रेफ, और ये जो इनपुट कंपोनेंट है मुझे सिंपली इसे फॉरवर्ड रेफ में रैप करना पड़ेगा। नाउ लेट्स पास दिस input component here. Now I have to use this input with ref instead of this input component, और अभी अगर मैं इस कोड को सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो अगेन आई विल सी दिस एरर। क्यों? क्योंकि रेफ को मैंने पास तो किया है रेफ प्रॉप में, बट इसको रिसीव करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। जब भी हम एक रेफ को एज अ प्रॉप पास करते हैं यूजिंग फॉरवर्ड रेफ, तो हमें ये जो रेफ है ये एज अ सेकेंड पैरामीटर मिलता है यहाँ पे। ओके, सो नाउ दिस इज अ राइट लॉजिक। इफ आई कैन कॉपी इट एंड रिमूव दिस prop dot ref and do a refresh, click on this focus input button, तो यहाँ पे फोकस हो जाएगा। ओके, ये रिएक्ट 18 का तरीका है। लेट्स सी रिएक्ट 19 का क्या तरीका है। नाउ वी आर इन रिएक्ट 19 कोड। let me go to this app component, let me comment this out, and let's add this ref as a prop component। इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे सिंपली मैंने सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है। इनपुट रेफ है, एक फंक्शन है, और मैंने डायरेक्टली इस रेफ को यूजिंग रेफ कीवर्ड प्रॉप में पास किया है, और डायरेक्टली मैं प्रॉप से एक्सेस कर रहा हूँ। नाउ अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, ब्राउज़र में हूँ, अगर मैं अपना कंसोल ओपन करता हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग एनी एरर रिलेटेड टू दिस रेफ, और अगर मैं इस फोकस इनपुट बटन पे क्लिक करूँगा तो इट विल वर्क। ओके, सो स्टार्टिंग विथ रिएक्ट 19 you guys can easily pass around this ref as a prop. So this is change number 1 जो रिएक्ट 19 में हमको देखने को मिलता है। Now let's see कि what is change number 2, context as provider। well, context provider तो हम सभी ने यूज़ किया ही होगा, जिसने नहीं किया उसको मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर रिएक्ट का एक तरीका है जिसका यूज़ करके हम डीपली नेस्टेड चिल्ड्रंस में डेटा पास ऑन करते हैं। ओके, हम सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करते हैं, छोटी इन्फॉर्मेशन। कैसी छोटी इन्फॉर्मेशन? लाइक एप्लीकेशन की लैंग्वेज क्या है, थीम कौन सी है, लाइट थीम है या डार्क थीम है, ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। बिकॉज प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट इज़ नॉट अ फुल स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। ओके, बस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को पास अराउंड करने के लिए। सो यहाँ पे सिंपली मेरे पास एक छोटी सी एप्लीकेशन है। लेट्स गो इन ब्राउज़र एंड सी कि ये कैसे लगती है। लेट्स डू अ रिफ्रेश। सो सिंपली मेरे पास एक बटन है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा ये जो वर्जन है दिस 7, ये सिंपली इंक्रीज हो रहा है, और ये मैंने प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट से बनाया है। नाउ लेट्स सी द कोड। सो आई हैव अ कॉन्टेक्स्ट हेयर, सी दिस इज़ अ कॉन्टेक्स्ट, और मैंने सिंपली एक फंक्शन बनाया है इंक्रीज वर्जन, जिसको मैंने सिंपली बटन के क्लिक पे यहाँ कॉल कर लिया है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि रिएक्ट 18 में जब भी हम ये कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं, जहाँ पे मैंने ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट लिखा है, वी हैव टू डू दिस इन रिएक्ट 18 डॉट प्रोवाइडर। लेट्स सेव दिस कोड, रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर नहीं आ रही, बिकॉज दिस इज़ बैकवर्ड कॉम्पेटिबल। अभी अगर मैं इस प्रोवाइडर को यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रहा है। मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो ये सही वर्क करेगा। ओके, सो स्टार्टिंग विथ रिएक्ट 19 यू कैन skip using this provider thing. Okay, so this is
अनदर चेंज जो रिएक्ट 19 टीम ने किया है. लेट्स सी व्हाट इज दिस चेंज 3, क्लीनअप फंक्शन फॉर रेफ. ओके, सो अब तक क्या होता था रिएक्ट 18 में. लेट मी यूज अनदर कंपोनेंट रेफ एज अ क्लीनअप फंक्शन. वेल, जब भी हम एक रेफ बनाते हैं और मेरा कंपोनेंट अनमाउंट होता है, जैसे यहाँ पे ये रेफ एज अ क्लीनअप फंक्शन है, अगर ये अनमाउंट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट क्या करता है, वो ये जो रेफ होता है इसकी जो वैल्यू है उसको नल सेट कर देता है. ओके, ये काम करता था वो रिएक्ट 18 तक. ओके, अभी रिएक्ट 19 ने हमको ये पावर दी है कि हम खुद का क्लीनअप फंक्शन लिख सकें रेफ के लिए, जैसे हम यूज़ इफ़ेक्ट में लिखते हैं. ओके, सो यहाँ पे मैंने सिंपली एक क्लीनअप फंक्शन लिख रखा है. इनपुट कंपोनेंट में एक रेफ रिसीव हो रहा है और यहाँ पे देखो रेफ को लिखने का तरीका बदल गया है. सी दिस एरिया. रिएक्ट 18 में हम क्या करते थे, हम सिंपली इस तरह से असाइन कर देते थे. अभी भी दिस इज़ परफेक्टली फाइन. ओके, कोई इशू नहीं है कि तुम क्लीनअप फंक्शन लिखो ही लिखो, दैट इज़ ऑप्शनल. अगर तुम चाहते हो कि जब तुम्हारा कंपोनेंट अनमाउंट हो तुम इस रेफ पे कोई काम करो, लाइक से तुम खुद से इसकी वैल्यू सेट करो, कोई इवेंट लिसनर ऐड किया है उसको रिमूव करो, तो अब वो सारे काम तुम कर सकते हो. ओके, और जब तुम ऐसा करते हो तो रेफ को असाइन करने का तरीका भी बदल जाता है. ओके, तुम्हें खुद से असाइन करना पड़ेगा. प्रीवियसली ये काम रिएक्ट इंटरनली करता था, क्योंकि पहले हम डायरेक्टली इस तरह से लिख देते थे. ओके, सो दिस वाज द 18 वे एंड दिस इज़ द 19 वे, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है. अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट है तब तुम ऐसा करो, अदरवाइज यू गाइज कैन स्किप इट. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट चेंज. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो यूज डिफर्ड वैल्यू में उन्होंने एक इनिशियल वैल्यू का सपोर्ट ऐड कर दिया है. लेट्स सी इफ़ आई हैव अ डेमो फॉर दिस वन. यहाँ पर मेरे पास सिंपली एक फ्रूट्स कंपोनेंट है जिसमें एक यूज़ स्टेट वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू फ़िलहाल ASD है, बट लेट्स मेक इट ब्लैंक. और यहाँ पे मैंने यूज़ डिफर्ड वैल्यू हुक को यूज़ कर रखा है. सो यूज़ डिफर्ड वैल्यू हुक क्या करता है, ये तुम्हारी जो स्टेट होती है, जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, अगर वो फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहे हैं और उनकी वजह से कोई एक ऐसा कंपोनेंट है जो बार बार री रेंडर हो रहा है और वो स्लो है, तो यूज़ डिफर्ड वैल्यू तुम्हें एक तरीका देता है जिससे कि तुम एक ऐसी वैल्यू यूज़ कर सको जो कि थोड़ी देर बाद अपडेट हो या धीरे धीरे अपडेट हो. इसको तुम रिएक्ट वर्जन ऑफ डी बाउंसिंग या थ्रॉटलिंग कह सकते हो, बट दिस इज़ मोर एफिशिएंट, क्योंकि डी बाउंसिंग और थ्रॉटलिंग में तुमको खुद से टाइम स्पेसिफाई करना पड़ता है कि भाई इतने टाइम के बाद ये फंक्शन कॉल हो. बट यूज़ डिफर्ड वैल्यू में तुम्हें कोई फंक्शन या कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता. जैसे ही ब्राउज़र आइडियल होता है वैसे ही स्टेट अपडेट हो जाती है. तो यहाँ का सिनेरियो समझो, मेरे पास सिंपली एक क्वेरी स्टेट है जिसे मैंने एक हैंडल इनपुट फंक्शन में अपडेट किया है, और ये हैंडल इनपुट फंक्शन एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड से बाइंड है. अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ तो सिंपली यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड है. अगर मैं इस पर कुछ भी टाइप करता हूँ तो इसके बेसिस पे जो नीचे लिस्ट है वो मेरी अपडेट हो रही है. अब तुम ऐसा समझो, हर की स्ट्रोक पे मेरी ये जो लिस्ट है, स्लो लिस्ट, ये अपडेट होगी. और देखो यहाँ पे इतने सारे वाइल लूप हैं, तो ये हर स्टेट अपडेट पे सारे लूप चलेंगे. बट मैं ऐसा नहीं चाहता. ऐसे समझ लो मैं यहाँ पे डिबाउंसिंग ऐड करना चाहता हूँ, तो यूजिंग यूज डिफर्ड वैल्यू हुक आई कैन ईजली डू दैट. ये मुझे जो मेरी ओरिजिनल स्टेट है उसकी एक कॉपी दे देगा जो कि स्टेल रहेगी, मतलब जो कि थोड़ी सी पुरानी रहेगी, और वो तब अपडेट होगी जब ब्राउज़र के पास टाइम होगा. ओके, सो अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, तो यू गाइस कैन सी कि मेरा जो ये टेक्स्ट फील्ड है
वो पहले अपडेट हो रहा है, बट जो स्टेल क्वेरी है वो बाद में अपडेट होगी। मैंने सिंपली जो भी इनपुट फील्ड है उसके नीचे स्टेल क्वेरी को मैंने रेंडर किया हुआ है सो दैट मैं देख सकूं। तो अभी सिंपली सी हेयर, ओके, नोटिस करना मैं जल्दी जल्दी टाइप करूंगा बट स्टेल क्वेरी बहुत लेट लेट में अपडेट होगी। सी, ओके, सो यू गाइज कैन क्लियरली सी कि क्या परफॉर्मेंस बेनिफिट हमें मिलता है यूजिंग यूज डिफर्ड वैल्यू हुक। तो रिएक्ट 18 में ये ऐसे ही काम करता था, ओके। रिएक्ट 19 में रिएक्ट टीम ने अपने को एक पावर दी जिसका यूज़ करके हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पास कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा, जब भी मेरी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगी यूज़र को ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखेगी, और फिर थोड़ी देर बाद जो ये क्वेरी की वैल्यू है जो कि एक एम्प्टी वैल्यू है, ओके। सो अगर मैं इनिशियल वैल्यू को पास करूँगा तो मेरा ये जो कंपोनेंट है ये 2 बार रेंडर होगा। अगर यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ स्टेल क्वेरी को, ओके, सी मैंने सिंपली यहाँ पे स्टेल क्वेरी को कंसोल किया है, ओके। लेट्स सेव इट, लेट्स रिफ्रेश। सी, स्टेल क्वेरी एन ए और स्टेल क्वेरी एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने इनिशियल वैल्यू दी है तो फर्स्ट टाइम मेरा कंपोनेंट इस इनिशियल वैल्यू के साथ रेंडर होगा, देन जो भी ओरिजिनल वैल्यू है, ओके। सो अभी अगर मैं इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर दूँ, कोड को सेव करूँ, ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँ, तो यू विल सी कि ये बस एक ही बार रेंडर हो रहा है। अब सवाल उठता है कि मैं इनिशियल वैल्यू यहाँ पे पास क्यों ही करूँ जब मेरा कंपोनेंट 2 बार री रेंडर हो रहा है। सो इसके कई सारे रीजंस हैं, कुछ रीजंस मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। पहला रीज़न हो सकता है इमीडिएट फीडबैक, कि जैसे ही तुम्हारा कंपोनेंट लोड हो, जैसे ही तुम्हारा यूआई दिखे, यू वांट टू शो समथिंग लाइक माइट बी नॉट अवेलेबल या फिर एक एम्प्टी प्लेस होल्डर। सेकेंड रीज़न हो सकता है टू अवॉइड लेआउट शिफ्ट। कई बार क्या होता है, अगर कंटेंट नहीं होता तो थोड़ा सा बहुत लेआउट ऊपर नीचे होता है, बट अगर कंटेंट वहाँ पे रहेगा तो लेआउट शिफ्ट नहीं होगा, ओके। और नेक्स्ट हो सकता है प्रोग्रेसिव इन्हेंसमेंट। अगर तुम सिंपली एक अच्छा ट्रांजिशन चाहते हो एक अच्छे डेटा सेट के साथ दूसरे डेटा सेट में मूव होने के लिए, सो फॉर एग्जांपल एम्प्टी स्ट्रिंग से डेटा आना ये एक अच्छा ट्रांजिशन नहीं है, बट अगर वहाँ पे कुछ सेंसिबल सा लिखा हो और फिर डेटा चेंज हो तो दैट माइट बी अ लाइक से गुड ट्रांजिशन। और तुम्हारे कुछ स्पेसिफिक यूज़ केस हो सकते हैं जहाँ पे कुछ तुम डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर दिखाना चाहो, और दीज आर रिगार्डलेस ऑफ द री रेंडर की कितने टाइम बाद री रेंडर हो। मेरा पर्सनल रीज़न जो हो सकता है वो ये लेआउट शिफ्ट का हो सकता है और ट्रांजिशनिंग एनिमेशन वगैरह में, क्योंकि कई बार एम्प्टी स्ट्रिंग से दूसरी स्टेट में जाना थोड़ा बहुत जैंकी हो जाता है। तो दिस लाइक से दिस बिहेवियर माइट फिक्स दैट थिंग। नाउ लेट्स सी कि चेंज 5 क्या है। सो दिस इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग चेंज जो रिएक्ट टीम ने किया है। नाउ वी कैन ऐड मेटा टैग्स डायरेक्टली फ्रॉम अ कंपोनेंट। अगर ये काम मुझे रिएक्ट 18 में करना होता था तो मुझे या तो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ता था वाया जावा स्क्रिप्ट, मुझे टाइटल, मेटा टैग, लिंक इन सब को ऐड करना पड़ता था। लेट मी शो यू कि ये हम 18 में कैसे करते हैं। सो सी, दिस इज़ द कोड जो हम रिएक्ट 18 में यूज़ करते हैं। अगर मुझे मेटा टैग की इंफॉर्मेशन या फिर टाइटल की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होती है तो यू गाइज विल सी कि ऊपर जो टाइटल है यहाँ पे दिस वन, ये वही है जो मैंने यहाँ कोड में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो सी मेरा टाइटल यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो दिस वाज द वे इन रिएक्ट 18। और एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी थी ये करने के लिए, रिएक्ट हेलमेट, ओके। इसे हम बहुत यूज़ करते हैं सिंपली टू कंट्रोल दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। एज पर रिएक्ट ये लाइब्रेरी तुम अभी भी यूज़ करोगे। बेसिकली जो उन्होंने सपोर्ट डाला है ये बहुत ही बेसिक है, ओके। तुम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हो, बट अगर तुम्हारा यूज़ केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो रिएक्ट अभी भी रिकमेंड करता है
कि यू गाइस यूज़ एनी लाइक से थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज. सो सी, मैंने सिंपली यहाँ पे टाइटल ब्लैक शिप डाला हुआ है और ये यहाँ पे विजिबल है. बट इस तरीके को यूज़ करना बहुत फोकस के साथ. बेसिकली इस तरीके में कई कैचेस हैं, कई एज केसेस हैं. अब यहाँ पे मेरे पास देखो दो कंपोनेंट हैं, दोनों में मैंने टाइटल और मेटा लिख रखा है. अगर मैं इस पेज के कंटेंट को इंस्पेक्ट करता हूँ, हेड को एक्सपेंड करता हूँ, तो यू विल सी कि मेरे पास यहाँ दो टाइटल दिख रहे हैं. ओके, और यहाँ पे तीन टाइटल दिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि एक वाइट बाय डिफ़ॉल्ट इंजेक्ट करता है. सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास मेटा भी दो होंगे. सी, दो मेटा है यहाँ पे. तो ये इसका एक एज केस है. अगर इसको यूज़ करना तो मेक श्योर करना कि तुम बस इसको टॉप लेवल वाले कंपोनेंट में ऐड करो. अदरवाइज जितनी बार तुम इसको ऐड करोगे ये उतनी बार रेप्लिकेट हो जाएगा और फिर ये तुम्हारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के साथ ऊपर नीचे कर देगा. अब वैसे तो ये एप्लीकेशन क्लाइंट साइड चलेगी जिसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है. बट अगर तुम नेक्स्ट जेएस वगैरह पे काम कर रहे हो तो दिस थिंग माइट माइट ब्रेक योर एप्लीकेशन. क्लाइंट साइड में ये स्क्रीन रीडर्स को कंफ्यूज कर सकता है. अभी अगर स्क्रीन रीडर इस टैब को अनाउंस करेगा तो आई डोंट नो कि वो किस टाइटल को प्रेफरेंस देगा. ओके, सो यूज़ इट विथ कॉशन. एंड जो नेक्स्ट वे है वो है सपोर्ट फॉर स्टाइल सीट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल. सो ये भी एक बहुत ही, मैं कहूँगा, अच्छा इन्होंने एडिशन किया है कि तुम डायरेक्टली अपनी CSS को हेड टैग में ऐड कर सकते हो. बेसिकली ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है CSS को ऐड करने का वो हेड टैग में ही होता है. हमारे पास डेमो है. सो बेसिकली रिएक्ट 19 क्या बोलता है कि तुम अपने कंपोनेंट्स में कुछ इस तरह से स्टाइल शीट्स को ऐड कर सकते हो. ओके, यू कैन सिंपली यूज़ दिस स्टाइल टैग और अपनी जो भी स्टाइल है वो एज अ टेम्पलेट लिटरल लिख दो. रिएक्ट विल मेक श्योर टू ऐड इट इन दी हेड सेक्शन. ओके, सो अभी अगर मैं इस पेज को रिलोड करता हूँ, हेड सेक्शन को एक्सपैंड करता हूँ, तो यू गाइज विल सी हेयर, सी जो स्टाइल्स हैं, कलर ब्लू, कलर रेड, कलर ग्रीन, सब यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं. ओके, you guys can also include CSS files from either another sources or from your assets. So यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड कंपोनेंट्स हैं. अगर मैं इनके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे सिंपली मैंने यूजिंग लिंक टैग CSS ऐड कर रखी है. और ये जो CSS है ये मेरे हेड टैग में जाके ऐड होगी. सी, हेड टैग में स्टाइल 3, स्टाइल 2 एंड स्टाइल CSS. तो यूजिंग लिंक टैग एंड स्टाइल टैग यू कैन डायरेक्टली ऐड CSS इन योर हेड. ये तो था थोड़ा सा सिंपल एक्सप्लेनेशन. अब इसमें कई सारी एज केसेस आ जाते हैं. पहला एज केस है, अगर तुम ये प्रेसिडेंस और href हटा दोगे तो ये एक नॉर्मल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा. रिएक्ट इसको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा. लेट मी रिमूव दिस थिंग, लेट्स रिफ्रेश. ओके, सो अभी अगर मैं सिंपली इस चीज़ को इंस्पेक्ट करूं, ये स्टाइल वाला, तो यू विल सी कि ये जहाँ पे मेरा कंपोनेंट है ये वहीं पे एडेड है. सी, स्टाइल कलर रेड एज अ स्ट्रिंग ये यहाँ पे रेंडर हो चुका है. ये कोई स्टाइल नहीं लगी है, ये एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे दिख गया एक नॉर्मल कंपोनेंट जैसा. और अगर जो मेरी स्टाइल शीट्स थी उनको मैं देखूँ तो वो तो यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं, अप्लाई भी हो रही हैं, बट वो हेड में मूव नहीं हुई हैं. ओके, तो ये जो कोड है दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन रिएक्ट 18. अगर तुम इस तरह से लिखोगे तो दिस इज़ हाउ इट करेंटली वर्क्स. अगर तुम इसे थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहते हो तो जो एक्सटर्नल फाइल्स हैं
वहाँ पे तुम्हें प्रेसिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। ओके, प्रेसिडेंस बताता है कि किस प्रायोरिटी ऑर्डर में तुम्हें इनको इंक्लूड करना है। अगेन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्टाइल्स और लिंक को एक स्पेशल प्रेफरेंस या स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, तो यू हैव टू यूज़ दिस प्रेसिडेंस। इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ, हेड को इंस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मुझे स्टाइल 2, स्टाइल 3 और स्टाइल CSS दिख रही है, बट यहाँ पे ये जो स्टाइल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये नहीं है। तो ये यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग रेंडर हुई होंगी। सी, अब ऐसा क्यों, मैंने ये प्रेसिडेंस तो सेट किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम स्टाइल टैग को यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे href भी बताना पड़ता है, फर्स्ट स्टाइल। अब ये href क्या है? दिस इज़ जस्ट अ यूनिक स्ट्रिंग जो रिएक्ट यूज़ करता है डिफरेंशिएट करने में कि क्या ये CSS पहले लोड हो चुकी है, सो दैट इसको मैं बार बार लोड ना करूं। अगर तुमने ये CSS 19 वाला जो कंपोनेंट है, अगर तुम इसको 2-3 बार लोड करते हो तो रिएक्ट विल मेक श्योर कि वो सारी स्टाइल्स को बस एक ही बार लोड करे, बार बार लोड ना करे। और स्टाइल के केस में वो href से पता लगाता है। ओके, सो दिस इज़ मैंडेटरी ओनली फॉर स्टाइल। एक्सटर्नल जो लिंक है उसमें हमें नहीं करना पड़ता। सो दिस इज़ वन थिंग जो तुमको लाइक से ध्यान में रखनी है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो स्टाइल अप्लाई नहीं होगी। अभी अगर मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यू विल सी कि बस ग्रीन वाली अप्लाई नहीं हुई है, बाकी सब हेड में मूव हो चुके हैं। ओके, कलर रेड, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने ग्रीन में href नहीं दिया है। 1 2 3। अब एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बिहेवियर है जो मुझे बताना है। अगर तुमने किसी भी कंपोनेंट में एक्सटर्नल स्टाइल को यूज़ किया है तो इट विल ट्रिगर योर नियरेस्ट सस्पेंस। सी, मेरे पास ये फर्स्ट कंपोनेंट है, इसके अंदर मैंने एक्सटर्नल CSS यूज़ की है। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो सी दिस वन, यहाँ पे फोकस करना, लोडिंग आ रहा है। ओके, जितनी बार मैं पेज को रीलोड करता हूँ मुझे यहाँ पे लोडिंग दिख रहा है। दैट मीन्स कि मेरा ये कंपोनेंट सस्पेंड हो रहा है, बट मैंने यहाँ पे कोई लेज़ी लोडिंग नहीं की है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल CSS को लिंक किया है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँ, तो यू गाइज विल नॉट सी एनी लोडिंग हेयर। ओके, सो जिस भी कंपोनेंट में तुम लिंक को यूज़ करोगे, ये ध्यान रखना कि ये नियरेस्ट सस्पेंस बाउंड्री को ट्रिगर कर देगा। एक और चीज़ तुमको ध्यान रखनी है कि ये प्रेसिडेंस कैसे काम करता है। दिस विल डिसाइड द प्रायोरिटी ऑर्डर। सो जो भी तुम लिंक टैग का यूज़ करके फाइल्स ऐड करोगे, स्टाइल का यूज़ करके फाइल्स ऐड करोगे, वो जाके हेड सेक्शन में ऐड हो जाएंगी। अब तुम इनका ऑर्डर कंट्रोल कर सकते हो। कोई भी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी रिएक्ट ने नहीं दी है कि तुम इस तरह से कंट्रोल करो। उन्होंने एक तरीका बताया है। उन्होंने तरीका ये बताया है कि प्रेसिडेंस में तुम कोई सी भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो, जो भी वैल्यू पहले आएगी उसकी प्रायोरिटी कम होगी। तो अगर यहाँ पे कुछ मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3, तो इसका मतलब ये है 3 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है और 1 की सबसे कम है। अभी अगर मैं यहाँ पे थर्ड में कर देता हूँ 1 2, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा फ़र्क? क्योंकि मैंने थर्ड कंपोनेंट में सेम ही फाइल्स को इंक्लूड कर रखा है, जस्ट टू शो यू कि ये बार बार लोड नहीं होती हैं। बट लेट्स फर्स्ट रिमूव दिस सो दैट कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहले मैं ये प्रेसिडेंस बताने से पहले CSS में प्रायोरिटी का क्या मतलब है ये समझा देता हूँ। तो CSS में जो प्रायोरिटी है वो उस चीज़ की ज़्यादा होती है जो बाद में आती है, बिकॉज CSS वर्क्स ऑन कैस्केडिंग प्रिंसिपल। जो चीज़ें सबसे लास्ट में आती हैं वही अप्लाई होती हैं। तो अगर मुझे किसी चीज़ की प्रायोरिटी बढ़ानी है तो मुझे मेक श्योर करना है कि वो लास्ट में आए।
यहाँ पे जो हमने ऑर्डर दिया है वो दिया है 1 2 3। इस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि ये थर्ड वाली सबसे लास्ट में आए और यहाँ पे जो रेड है ये सबसे लास्ट में लगे। यहाँ पे मैं पी की जगह बॉडी कर देता हूँ सो दैट मैं देख भी सकूँ कि हाँ यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। ओके, लेट्स सेव इट। सो सी, अभी जब मैं इस कोड को सेव करूँगा और मैं ब्राउज़र में जाके चेक करूँगा कि क्या ऑर्डर में मुझे फाइल्स दिख रही हैं, तो विल सी अ इंटरेस्टिंग बिहेवियर। सी, यहाँ पे जो कलर है वो मेरा ग्रीन हो चुका है। नाउ लेट्स सी कि हमने ग्रीन किसको दिया है। ग्रीन हमने 1 को दिया है, तो यहाँ पे 1 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा कैसे हो सकती है। 1 की प्रायोरिटी सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया था प्रेसिडेंस कैसे काम करता है। जो भी वैल्यू सबसे पहले दिखेगी उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी। तो यहाँ पे 1 की कम होनी चाहिए थी, बट ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको सस्पेंस में डाल रखा है। ये थोड़ी देर बाद लोड होगा, पहले 2 दिख जाएगा, फिर 3 और फिर 1 आएगा। अगर मैं इसको सस्पेंस से बाहर निकाल दूँ, इस कोड को मैं सेव करूँ, ब्राउज़र को मैं रिफ्रेश करूँ, तो सी, अभी जो प्रायोरिटी है वो रेड की हो चुकी है। रेड कौन सा है? 3। अगर मैं चाहता हूँ 2 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हो तो मुझे 2 को सिंपली नीचे मूव कर देना है और यहाँ पे 3। लेट्स रिफ्रेश, सी ब्लू हो गया। तो सिंपली जो प्रेसिडेंस है वो उस ऑर्डर में काम करता है जिस ऑर्डर में तुमने लिखा हुआ है, और इस 1 की जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, दैट डजेंट मैटर। यू कैन लिटरली राइट योर नेम। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है? राहुल की। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? 1 की। सेव इट, लेट्स रिफ्रेश। यस, यहाँ पर सबसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी 1 की है। क्यों? क्योंकि ये सबसे लास्ट में आ रहा है। सो ये सारी चीज़ें थी जो तुमको स्टाइल और लिंक के बारे में पता होनी चाहिए। मैं रिट्रेट कर देता हूँ। नंबर 1, स्टाइल को काम करने के लिए href और प्रेसिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। href एक यूनिक स्ट्रिंग होती है जो रिएक्ट यूज़ करता है ये चेक करने के लिए कि क्या ये रूल पहले अप्लाई हो चुका है। ओके, और जो तुम्हारा लिंक टैग है इसमें यू कैन स्किप दैट href, क्योंकि यहाँ पे जो href है वो तुम्हारे फाइल का पाथ होता है। दिस इज़ नॉट अ यूनिक स्ट्रिंग। ये जो प्रेसिडेंस है दिस कंट्रोल्स कि तुम्हारी CSS किस ऑर्डर में लगेगी। कोई भी फिक्स इसकी वैल्यू नहीं है, यूज़र डिफाइंड है। जिस ऑर्डर में वैल्यूज़ आएंगी वो ऑर्डर फिक्स करेगा कि प्रायोरिटी क्या हो। जो वैल्यू पहले आएगी उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, जो वैल्यू लास्ट में आएगी उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, और जिस भी कंपोनेंट में लिंक टैग होगा वो उस कंपोनेंट का जो सबसे नियरेस्ट सस्पेंस होगा उसको ट्रिगर कर देगा। ओके, सो ये था लिंक एंड स्टाइल टैग। लेट्स सी व्हाट इज दिस चेंज 7, सपोर्ट फॉर एसिंक स्क्रिप्ट्स। सो यहाँ पर भी रिएक्ट की टीम ने हमें कुछ नए तरीके दिए हैं जिनका यूज़ करके हम अपने रिएक्ट कंपोनेंट में स्क्रिप्ट को लोड कर सकते हैं। रिएक्ट 18 में अगर मुझे अपने कंपोनेंट में एक स्क्रिप्ट टैग को लोड करना है, एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल को चलाना है, तो कुछ ये तरीका होता था। ये जो तरीका है ये CSS का है, बट अगर मुझे स्क्रिप्ट टैग को ऐड करना है तो तरीका एकदम सेम होगा। सिंपली मुझे स्टाइल की जगह स्क्रिप्ट वेरिएबल बनाना पड़ेगा और लिंक की जगह स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करना पड़ेगा। रिलेशन की जगह मुझे टाइप यहाँ पे सेट करना पड़ेगा टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, एंड href की जगह src, और अगेन हेड में अपेंड करना पड़ेगा। ये तरीका होता था रिएक्ट 18 में। नाउ इन 19 यू कैन डायरेक्टली इंक्लूड अ स्क्रिप्ट लाइक दिस, और यहाँ पर दिस एसिंक दिस इज़ मैंडेटरी। अगर तुम इसको हटा देते हो और फिर इस कोड को सेव करते हो, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करोगे, अपना कंसोल चेक करोगे तो तुम्हें यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये जो टेस्ट स्क्रिप्ट है इसमें मैंने सिंपली एक कंसोल ऐड कर रखा है। दिस इज़ लॉग फ्रॉम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल।
ये एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है रिएक्ट 18 का। अगर रिएक्ट 18 में तुम ऐसा लिखते हो तो कुछ भी नहीं होगा, ये स्क्रिप्ट नहीं रन होगी। बट इन रिएक्ट 19 अगर तुम यहाँ पे एसिंक ऐड कर देते हो तो दिस एट्रीब्यूट विल मेक श्योर कि जब तुम्हारा कंपोनेंट रिएक्ट रेंडर कर रहा हो वो इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड करे और इमीडिएटली इसको एग्जीक्यूट कर दे। तो अभी अगर मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा तो यू विल सी दिस लॉग, और ये स्क्रिप्ट टैग तुम्हारे हेड में जाके ऐड हो जाती है। सी दिस टेस्ट स्क्रिप्ट, तो ये तुम्हारे हेड में जाके ऐड हो जाती है। नाउ लेट्स सी द लास्ट चेंज, और ये चेंज मेरा पर्सनली फेवरेट है, सपोर्ट फॉर प्री लोडिंग रिसोर्सेस। तो अगर मुझे किसी रिसोर्स को प्री लोड करना होता था, लाइक वी हैव फ्यू एट्रीब्यूट्स जिनका यूज़ करके मैं एक्सटर्नल रिसोर्स को पहले लोड कर सकता हूँ। अभी पहले देख लेते हैं ये है क्या, फिर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। इनको बेसिकली हम रिसोर्स हिंट्स बोलते हैं, जो कि हैं प्री लोड, प्री फैच, प्री कनेक्ट और प्री फैच डीएनएस, प्री इनिट। आइडियली हमारे पास ये तीन हैं, प्री लोड, प्री फैच, प्री कनेक्ट। ये बेसिकली ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ये रिसोर्स मैं यूज़ करूँगा, ये फॉन्ट, ये CSS मुझे थोड़ी देर बाद ज़रूरत लगेगी, तुम इसको पहले ही डाउनलोड कर लो। अब ऐसा करने की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि सी अगर मैं इस HTML कोड स्निपेट की बात करूँ तो जब ब्राउज़र इसको पार्स कर रहा होगा, अगर कोई फॉन्ट आता है, कोई एक्सटर्नल स्टाइल आती है, तो वो उसको इमीडिएटली प्रोसेस नहीं करेगा या इमीडिएटली डाउनलोड नहीं करेगा। वो उसको तब डाउनलोड करेगा स्पेसिफिकली फॉन्ट को जब हम उसको कहीं यूज़ कर रहे होंगे या जब मेरे पेज की पार्सिंग ख़त्म हो जाएगी। बट अगर मुझे पता है कि भाई मैं इस डोमेन से चीज़ें लूँगा या मैं ये फॉन्ट यूज़ करूँगा, तो मैं ब्राउज़र को पहले ही बता दूँगा कि तुम इस चीज़ को डाउनलोड करके रख लो। क्योंकि सी जावास्क्रिप्ट इज़ अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज बट ब्राउज़र इज़ अ मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन। ब्राउज़र चीज़ों को पैरेलली कर सकता है। तो सिंपली हम प्री लोड, प्री फैच, प्री कनेक्ट का यूज़ करके ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम इन चीज़ों को टाइम से पहले ही डाउनलोड करके रख लो, सो दैट जब मुझे इनकी ज़रूरत हो तो ये मुझे इमीडिएटली मिल जाए। पहले ये काम करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी टू डाउनलोड दी लाइक से जावास्क्रिप्ट फाइल और CSS फाइल। अदरवाइज जो दूसरा तरीका था वो ये कि वी हैव टू मैनुअली गो टू दिस इंडेक्स HTML फाइल, और फिर यहाँ पे जो भी ये लिंक टैग है हमें यहाँ पे बताना पड़ता था व्हाट वी वांट टू डू, प्री लोड, प्री फैच या फिर प्री कनेक्ट। तो यहाँ पे एक तो मैनुअल एंट्री करनी पड़ती थी, दूसरा अपने को जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता था टू सिंपली like say to fetch the resources. But now we can directly use these functions to prefetch these things. Okay, so अभी अगर मैं सिंपली कंसोल में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो सी React.js दिस लॉग इज planet x। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है ये दिस इज़ फ्रॉम अनदर सर्वर जिसे मैंने प्री इनिट करके सिंपली डाउनलोड कर लिया है, और ये डाउनलोड होने के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगी। सी दिस स्क्रिप्ट इज़ होस्टेड हेयर, जिसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड करके सिंपली एग्जीक्यूट करा दिया है। दिस इज सेम एज यूजिंग स्क्रिप्ट विथ एसिंक। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं जिनका यूज़ करके तुम अपने कंपोनेंट्स को बता सकते हो कि कौन से रिसोर्सेस तुमको जल्दी चाहिए। ओके, सो दिस पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें से कई सारी चीज़ें स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट हैं। माइट बी तुमने अभी तक ये मेटा टैग वगैरह चेंज ना किए हों, किसी ने बहुत किया हो, किसी ने स्टाइल शीट कभी कंपोनेंट्स में ऐड ही ना की हो, बट किसी ने बहुत फ्रीक्वेंटली की हो। तो ये सारी चीज़ें चेंज स्पेसिफिक हैं। तो हम ये नए फीचर कल पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ना काफ़ी चीज़ें हैं। ओके, एक्शंस सबसे पहले हम देखेंगे ये एक्शंस क्या हैं। हुक्स, बेसिकली दो ही हुक्स हैं मैं तो कहूँगा, एक्शन स्टेट और ऑप्टिमिस्टिक। एक्शन स्टेट का एक और पार्ट है, यू कैन से व्हाट इज़ दैट थिंग, यूज़ फॉर्म स्टेटस। तो ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं हैं। और एक नई API है यूज़
ये यही कल्प्रिट है। ठीक है। ओके, तो यही कल्प्रिट है, कल इसे एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसा क्या एक्सपेरिमेंटल फीचर था भाई जो जो टेन स्टैक वालों ने यूज़ कर लिया जिसकी वजह से इतना डिले वगैरह हुआ।